हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम भूगोल के जो ऑलरेडी 100 प्रश्न करवा दिए हैं, जो 401 से लेकर 500 तक। दोस्तों ये मेरा जीके 1000 सीरीज चल रहा है ये। इससे पहले हम इतिहास के टॉपिक, भारतीय संविधान के टॉपिक में दोनों में 200 प्रश्न ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हो, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस सब का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है। नहीं तो आप अपने मोबाइल में उत्कर्ष के नंबर सेव करके उत्कर्ष क्लासेस पर लिखेंगे जीके 1000, आपको यहाँ से भी PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की मेरा जो पहला प्रश्न है जो 501 से होगा, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से ये नहीं गुजरता है। देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जिसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। NH-44 से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से ये गुजरता है। जबकि आपके ऑप्शन के हिसाब से ये छत्तीसगढ़ से वो नहीं गुजरता है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ये D। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी होगा। दिबांग परियोजना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये D। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारत में सन 1992 को प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना शुरू की गई। दोस्तों ये अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये हाथी परियोजना मतलब एलिफेंट जो है प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो 1992 में। हाथी संरक्षण परियोजना वर्तमान में 6 राज्यों में संचालित है। भारत में हाथी परियोजना निम्नलिखित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये भी अलग से भी प्रश्न बनता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हो जाएगा असम। दिबांग क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में है। वही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण हेतु ओडिशा में स्थापित किया गया। वही गंगे डॉल्फिन के संरक्षण हेतु विक्रमशिला अभयारण्य बिहार में स्थापित किया गया है। एक सिंगी गेंडा के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया गया है। वही आगे देखिए इसमें कस्तूरी मृग में संरक्षण के लिए भारत सरकार ने दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान परियोजना शुरू की गई है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सदा हरित। देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। यह वनस्पति ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा तापमान वर्षा भर उच्च होता है। यह वनस्पति उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। इसमें महोगनी, सोलास, बांस, सिनकोना आदि पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियाँ कठोर होती हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी व्याख्या यहाँ से देखिए। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 97 वन्य जीव अभयारण्य स्थित है तथा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। दोस्तों आपको प्रश्न इस प्रकार भी बनता है,
सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे अधिक जीव अभयारण्य कहाँ है? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है। 9 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नैनीताल जो उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई है। इसका नाम रामगंगा अभी कर दिया गया है। इसी में देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अभी जो है वर्तमान में रामगंगा कर दिया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ए और बी वह दोनों हो जाएगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी। इसी में देखिए इसकी व्याख्या समझिए यहाँ से। आर्द्रभूमि क्षेत्र वह क्षेत्र वर्ष भर या वर्षा के कुछ महीनों जल से ढके होते हैं, आर्द्रभूमियाँ कहलाती हैं। आर्द्रभूमियाँ जैव विविधता से संपन्न होती हैं। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि चिल्का झील ओडिशा तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को 1 अक्टूबर 1981 को सूचीबद्ध किया गया था। रामसर समझौते के अंतर्गत वर्तमान में भारत के कुल 75 से भी अधिक के क्षेत्र हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो वर्तमान में रामसर साइट जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र कितना है हमारे भारत में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश को ही। इसी में देखिए इसकी व्याख्या। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व केंद्र तथा सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही पाए जाने की कारण मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितना टाइगर बाघ की संख्या है। इसी में देखिए आगे हमारे 6 बाघ रिजर्व केंद्र बांधवगढ़, सतपुरा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, दुबरी मध्य प्रदेश के 50 बाघ कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर हो जाएगा भी। इसी में देखिए हमारा जो व्याख्या है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम जो हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई है। उसका वर्तमान में नाम हम आपको जस्ट बता दिए हैं। बताइए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो वर्तमान में नाम किया है, इससे पहले हम जस्ट बताए हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है। ये भी अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो हो जाएगा लद्दाख में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोवा। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, यह नेशनल पार्क पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के स्मृति में बनाया गया है। सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। दोस्तों प्रश्न ये भी बनता है जो बर्ड मैन किसे कहते हैं? तो सलीम अली को बर्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं सलीम अली। निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और उपयुक्त सभी। इसी में देखिए तो उसका उत्तर हो जाएगा ये डी। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में दिया गया। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं जहाँ विश्व की जैव विविधता का 16.86% भाग है। जैव विविधता हॉट स्पॉट के प्रमुख क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट देखिए कहाँ कहाँ है। ये पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडा क्षेत्र, ये हॉट स्पॉट एरिया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक जो नीलगिरी के पहाड़ी हैं, इसमें चंदन के वन जो है लकड़ियाँ पेड़ पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए।
भारत में चंदन की लकड़ी के वन दक्षिण भाग में नीलगिरी की पहाड़ियाँ में पाए जाते हैं। इसी में देखिए आगे, चंदन के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, शाल, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला, जामुन, कुसुम, शीशम, सबई, घास आदि पाए जाते हैं। इसी में देखिए दोस्तों, हालांकि हमारे ये जो बिहार के एरिया सब में भी ये आंवला, जो जामुन, ये सब पेड़, जो महुआ पेड़ सब पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है चंदन के पेड़ इसी एरिया में पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी के एरिया में। देखिए इसी में हमारा अगला प्रश्न है, सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये शीतोष्ण वनस्पति को सोलास भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वत के कम ऊंचाई वाले ढलानों पर उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का सोलास कहते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। दोस्तों हम आपको जस्ट बताए हैं चंदन के वृक्ष सबसे अधिक किस जो एरिया में पाए जाते हो जाएगा ये नीलगिरी के पहाड़ी एरिया में, लेकिन ये हमको राज्य पूछ रहा है तो सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में ये पाए जाते हैं। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। चंदन की लकड़ी कठोर एवं सुगंधित होती है, इसके व्यापार पर प्रतिबंध है। भारत में चंदन के लकड़ी के वन दक्षिण भाग में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। चंदन के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। दोस्तों अभी जस्ट हम आपको बताए हैं हॉटस्पॉट के 4 एरिया, देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ये उत्तरी हिमालय नहीं हो जाएगा। हम आपको बताए हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडा क्षेत्र, ये सब जो हॉट स्पॉट एरिया है यहाँ से समझिए। इसकी व्याख्या, यूनेस्को ने भारत के 4 स्थलों को हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र जो भारत का म्यांमार एरिया में है, और सुंडा क्षेत्र जो अंडमान निकोबार भारत तथा इंडोनेशिया के द्वीप में है। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए, यूनेस्को के फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना में कब प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम कब थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये 1921 में। देखिए दोस्तों इसकी क्या आप यहाँ समझिए, 1901 से 1911 से 21 के बीच में आप देखिए यहाँ से जो माइनस में वृद्धि दर रहा है, मतलब कि सब में ये वृद्धि आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 1911 से 1921 के बीच में आपको माइनस में चला गया था। इसी में देखिए सर्वाधिक वृद्धि जो 1961 से 71 के बीच में हुई थी, जो 24.880 की वृद्धि थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े क्षेत्रों से छोटे राज्यों का सही क्रम? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सबसे जो बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनसंख्या सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, इसके बाद महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार के नंबर आते हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। देखिए यहाँ से राजस्थान जो इतना किलोमीटर क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप अगर राजस्थान के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अलग अलग राज्य के लोग हैं तो अपना इसको याद करके रखिए, अपने अपने राज्य का जो क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है। ये सभी के लिए ये राज्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर राजस्थान के हैं तो राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर महाराष्ट्र हैं तो महाराष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्षेत्रफल। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण लिंगानुपात है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 949 है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लिंगानुपात 943 हैं, जहां 2001
के 943 की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी लिंगानुपात जो है 229, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात जो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है शहरी जो है 929, जबकि ग्रामीण जो लिंगानुपात 949 रहा है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से लेकर 6 वर्ष आयु का लिंगानुपात 919 है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार 927 की तुलना में कमी आई है। अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश जो 972 है तथा मिजोरम जो 970 है। सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में है 824 है, जबकि पंजाब में 846 है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासन काल में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है ये किया गया था। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुई थी। दोस्तों ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया था। सबसे पहली जनगणना किसके समय में हुआ था? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में जो है ये 10 की जनगणना शुरू हुआ था। देखिए यहाँ से 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा पहली बार जनगणना विभाग बनाया गया और सेंसर कमिश्नर नियुक्त की गई। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 64.6% रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में ये बीपीएससी 68वीं बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का संपूर्ण साक्षरता दर जो है 73.0% है। इसमें पुरुष साक्षरता जो है 80.90% तथा महिला साक्षरता जो है 64.60% रहा है। दोस्तों अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, अगर पेपर देने जाते होंगे तो जनगणना को जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि जनगणना से अवश्य प्रश्न एग्जाम में बनता है। ये सर्वाधिक महिला साक्षरता की जो दर जो है जो केरल में जो 92.1% है तथा न्यूनतम साक्षरता दर जो बिहार में रहा है। दोस्तों अगर आप बिहार से होंगे तो आप बताइए बिहार की कौन सी जिला में सबसे कम जो है साक्षरता दर है? इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये लक्षद्वीप की सर्वाधिक है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता जो है लक्षद्वीप को जो 91.8% व न्यूनतम साक्षरता दर दादर व नौगर हवेली को रहा जो 76.2% है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 64.6% जो अभी जस्ट आपको हम बताए हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 73% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो है 80.09% व महिला साक्षरता जो है 64.06% है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लेब्राडोर जो एक ठंडी जलधारा है, जबकि क्यूरोसियो रेनेल गर्म जलधारा है। तो दोस्तों याद कर लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या। लेब्राडोर उत्तरी ध्रुव सागर से आने के कारण ठंडी हैं जो ग्रीनलैंड के पश्चिम में बेपिन की खाड़ी से होकर
न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती हैं। इस ठंडी धारा में ग्रीनलैंड एवं विभिन्न द्वीप से हिमशिलाएँ आकर यहाँ नौ परिवहन पर बुरा प्रभाव इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों उत्तर तो होना चाहिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न जो बहुत क्रिटिकल होते हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अगर ऑप्शन में एशिया नहीं है तो अफ्रीका हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, अवश्य आप समझ जाएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का घटता क्रम लगभग विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.4% है। जो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया, इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार महादेश हैं। तो इसको आई होप कि आप समझ देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती हैं। दोस्तों ये प्रश्न इस बहुत बार बनता है, जो कौन सी महादेश होकर तीनों रेखा गुजरती है? तो जगह अफ्रीका महादेश होकर तीनों रेखा गुजरती है। इसमें देखिए इस महाद्वीप से कर्क, मकर व विषुवत रेखा गुजरती है। जस्ट आपको हम बताए हैं, जो अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट कीजिए, हमारे भारत में कितने राज्य से होकर ये कर्क रेखा गुजरती हैं और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती हैं? इसके कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी में देखिए आगे, अफ्रीका महाद्वीप मुख्यतः उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है। इसे अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। दोस्तों इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक मेरा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।